चैप्टर 7 आज पहला दिन, पहली क्लास चैप्टर 7 की और इकोनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम एमपी बोर्ड 12th। अच्छा, छत्तीसगढ़ वाले भी यदि उनके सिलेबस है तो ठीक है। एज वेल एज आपको एक और बात बता दूं, सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स ही नहीं, आर्ट होता है ना, कला, उसमें भी इकोनॉमिक्स है और पूरा सिलेबस सेम है इकोनॉमिक्स का, तो वो लोग भी ये वीडियोस देख सकते हैं सारे इकोनॉमिक्स के। ठीक है, चलिए टॉपिक है टाइप्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मतलब कि कॉस्ट के कितनी तरह के प्रकार हैं। तो पहले तो हम समझेंगे कॉस्ट, मीनिंग ऑफ कॉस्ट, फिर उसके टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले तो बेटा हमें थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि हम आखिर पढ़ क्या रहे हैं। हाँ, हम माइक्रो में पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक इंडिविजुअल यूनिट, सिंगल यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं, राइट। तो उसमें हम अभी दूसरे चरण पर है, मतलब सेकेंड स्टेप पर है। फर्स्ट स्टेप में हमने एक कंज्यूमर के बारे में समझा था, कंज्यूमर का बिहेवियर, कि वो कैसे कोई प्रोडक्ट को परचेस करता है, क्यों करता है, कैसे डिसीजन लेता है, राइट। नाउ हम लोग अभी एक प्रोड्यूसर, मतलब कि एक किसी प्रोडक्ट को बनाने वाला, मैन्युफैक्चरिंग करने वाला एक प्रोड्यूसर या एक बिजनेस, एक फैक्ट्री फर्म किस तरीके से डिसीजन लेती है, उसमें हमने सबसे पहले जो देखा, इसका छठा चैप्टर, 6th चैप्टर हमने जो देखा, जिसमें हमने प्रोडक्शन फंक्शन को समझा। मतलब कि लेबर, जो कि प्रोडक्शन के जो फैक्टर है, लेबर और मशीन, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर को किस तरीके से चेंज करेंगे तो प्रोडक्शन कितना होगा, ये देखा हमने। उसमें ये बिल्कुल भी नहीं देखा कि कितने का प्रोडक्शन होगा, लागत क्या होगी, उसकी कॉस्ट क्या होगी, ये हमने नहीं देखा। हमने सिर्फ क्वांटिटी देखी वहां कि लेबर बढ़ाएंगे, मशीन बढ़ाएंगे तो किस तरीके से प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होने लग जाएगा। मतलब हमने वहां पर यह सीखा कि किस लेवल तक हम हमारे इनपुट फैक्टर को किस रेशो में बढ़ाए। बात समझ में आ रही है? तो उससे हमारा सही प्रोडक्शन लेवल हमने देखा, मतलब हम कितने किस हिसाब से लेबर बढ़ाएं और कितना उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना। एक लेवल हमने उसमें यह भी देखा कि ज्यादा बढ़ा देंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन का रेट गिरने लगेगा, तो हम उससे पहले ही रुक जाएंगे। एक सही डिसीजन लेने वाला उससे पहले ही रुक जाएगा, उससे ज्यादा लेबर बढ़ाएगा क्या, नहीं। हमने वो देखा, राइट। अब हम इस चैप्टर में ये देखने वाले हैं कि हम जब प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो उसका कॉस्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। किसी भी मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है कि भाई वो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो उसको कितने में पड़ रहा है। कितने में पड़ रहा है का मतलब ये कि उसकी कितनी कॉस्ट है और कितने में सेल करेगा, दोनों में डिफरेंस है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट में बहुत डिफरेंस है। कई लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, दुकान पे जाके किसी भी चीज की कॉस्ट पूछ लेते हैं। भाई वो तुमको कॉस्ट क्यों बताएगा, वो तुमको उसकी प्राइस बताएगा, राइट। जैसे ये मोबाइल दुकान पर कितने में सेल हो रहा है ये बताया जाएगा, ना कि उसने कितने में खरीदा। उस सेलर ने इसको जितने में खरीदा वो उसकी क्या हो गई, कॉस्ट हो गई, तो वो कॉस्ट बताएगा आपको। पर कुछ थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग जो कि अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, वो जाके बड़ी स्टाइल में पूछते हैं भैया इसकी कॉस्ट क्या है। वो भी बोलता है बेटा तेरे को प्राइस ही बताऊंगा, तू कॉस्ट पूछ ले। कॉस्ट समझ में आ रही है, जितने में वो आपको पड़ा। मान लो आप टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको क्या जरूरी है कि भाई ये देखना कि ये कितने में मैं बना लूंगा, तैयार कर लूंगा और इसको कितने में मैं बेचूंगा, हाँ या ना। यदि 220 रुपए में एक टी शर्ट आपको तैयार हो रही है, मतलब इसमें क्या क्या लग रहा है, इसमें
वो सारी चीजें जितने में ये तैयार हुई है, जैसे कि वो कपड़े की कीमत, बनाने की कीमत, फैक्ट्री की कीमत, सेलिंग कॉस्ट, सारी चीजें। और ये बिक कितने में बिकेगी? 230 रुपए में। तो आप क्या एक टी शर्ट पर 10 रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए तैयार हो? यदि आपको लगता है कि यार ये प्रॉफिट 10 रुपए का प्रॉफिट कम है, तो आप यहां पर इसका प्रोडक्शन नहीं करोगे। पर आपको ये प्रॉफिट लगता है कि हाँ ये सफिशिएंट प्रॉफिट है, तो अब आप क्या करोगे? इसका प्रोडक्शन करोगे। किस लिमिट तक प्रोडक्शन करोगे, कितनी क्वांटिटी में करोगे, तो आप आगे देखोगे। पर हमने ये देखा है, क्या देखा है पिछले चैप्टर में, कि एक लिमिट के बाद में प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? घटने लगेगा। तो यहां पर भी आप देखोगे कि एक लिमिट के बाद में वो 220 रुपए की जो टी शर्ट है वो हो सकती है 225 रुपए की पड़े। तब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या 5 रुपए के लिए मैं उसका प्रॉफिट मतलब मैन्युफैक्चरिंग करूं। मतलब होगा क्या कि मान लो आपकी फैक्ट्री की कैपेसिटी है एक दिन में 5000 टी शर्ट बनाने की, और आपको एक दिन डबल ऑर्डर आ गया 10,000 का। तो अब आपको वहां डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या आप वो 10,000 आज ही बनाकर देने के लिए तैयार? क्यों? क्योंकि आपको उसके लिए एक्स्ट्रा लेबर लगेंगे, हर चीज अलग रेट से लगेगी। हो सकता है आपका टी शर्ट जो नॉर्मल डेज में 220 रुपए का बन रहा है, पर आज ये 10,000 का ऑर्डर लेने के चक्कर में ये टी शर्ट आपकी 225 की हो जाए। और 225 के होने के कारण आप बोलोगे 5 रुपए के लिए इतनी मगजमारी नहीं करेंगे। हो सकता है, राइट। लिज्जत पापड़ का हमने एक वीडियो देखा था, पापड़ का वीडियो। उसमें हमने देखा था उनको ऑर्डर आता है बीच में, है ना, एक फॉरेन एक्सपोर्ट ऑर्डर आता है, कई बड़ा ऑर्डर रहता है। वहां पर एक डिसीजन उन्होंने लिया था, वो दिखाया नहीं गया पर उन्होंने लिया था कि कहीं एक्स्ट्रा काम करवाने से हमको ज्यादा महंगा ना पड़ जाए। पर वहां अच्छी बात क्या थी, वहां लेडीजों को एक्स्ट्रा पेमेंट देने की जरूरत नहीं थी। एक्स्ट्रा पापड़ जो बनवा लिए, तो एक्स्ट्रा पापड़ बनवाने से कोई उनको एक्स्ट्रा पेमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ी। जितना पापड़ बनाया उतना। जैसे मान लो कि एक पापड़ बनाने पे 1 रुपए मिलता था, तो 1 ही रुपए मिला। ऐसा नहीं है कि उन वहां पर लेबर ने बोल दिया कि नहीं हम तो 300 दिन के बनाते हैं, आप 600 बनवा रहे हो, तो जो ऊपर के 300 जो पापड़ बन रहे हैं वो हम 2 रुपए के हिसाब से बनाएंगे। ऐसा थोड़ी बोला, उन्होंने वही 1 रुपए के हिसाब से बनाया। तो वहां संभव था। पर यदि वो रेट बढ़ जाता तो वो ऑर्डर को कंप्लीट करना शायद उनके लिए गलत होता। ये सारे डिसीजन समय समय पर एक मैन्युफैक्चरर को लेने पड़ते हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन सा हो जाता है बेटा? कॉस्ट का। ठीक है, तो अब हम उसी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को समझने जा रहे हैं। सर इतनी कहानी क्यों समझाई? इसलिए बेटा क्योंकि चैप्टर आप पढ़ भी लेते, याद भी कर लेते, पर वास्तविक जीवन में जब आपके काम आता तो आपको मालूम भी नहीं होता कि आपने ये पढ़ा हुआ है, और आप बेरोजगार कहलाते हैं। पढ़े लिखे बेरोजगार ऐसे ही होते हैं कि उन्होंने पढ़ तो लिया पर उनको मालूम ही नहीं हमने क्या पढ़ा। और मैं नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट इस तरीके से बेरोजगार क्या कहलाए? बेरोजगार, पढ़ा लिखा बेरोजगार कहलाए। इसलिए इतनी ज्ञान बांट रहा था। समझ में आ रही ना? ताकि आप कभी मैन्युफैक्चरिंग करो। हो सकता है अभी गर्मी में किसी का दिमाग चले, गर्मी में भी दिमाग सर? हाँ, गर्मी में दिमाग चले और मटका कुल्फी मैन्युफैक्चरर बन जाए, तो उसको डिसीजन लेना पड़ेगा ना भाई, 5 रुपए में बेचना है कि नहीं है बेचना, ये डिसीजन लेना पड़ेगा ना। कैसे लेगा बेटा? ये 2-3 चैप्टर अच्छे से पढ़ ले, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा डिसीजन कैसे लेना है। समझ में आई बात है बेटे? किसका? पेप्सी? अच्छा, वो सिंपल वो पॉलीथीन वाली, हाँ 1 रुपए की पेप्सी, हाँ वो भी खोल सकते हो। नहीं नहीं, मेरे एक पहचान के हैं वो लड़का, मैं बता दूं, ये रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूं मैं, ऑफ कर रहा हूं इस रिकॉर्डिंग को। तो प्रोडक्शन कॉस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। चैप्टर का नाम ही है प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब कि आप जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी कॉस्ट, उसको बनाने की लागत, कॉस्ट, राइट।
चलिए देखते हैं प्रोडक्शन का मतलब। पहले तो प्रोडक्शन का मतलब समझ रहे हैं, राइट। एवरी फर्म और प्रोड्यूसर हैज टू अरेंज वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर द प्रोडक्शन। ये टी नहीं आएगा ना, फॉर द प्रोडक्शन। क्या होगा, क्या बोला कि प्रोडक्शन करने के लिए कोई भी प्रोड्यूसर या फर्म क्या करती है, बहुत सारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स को क्या करती है, अरेंज करती है। लेबर लाना है ना भाई, प्रोडक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फैक्ट्री जगह देखनी पड़ेगी, है ना, बिल्डिंग बनाना पड़ेगी, फैक्ट्री बिल्डिंग बनाना पड़ेगी, मशीनें लाने पड़ेगी, लेबर लाने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, फिर उनके लिए एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, राइट, अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये सब हमने बिजनेस में पढ़ा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा। द एक्सपेंडिचर मेड फॉर यूजिंग दिस फैक्टर, इन फैक्टर पर इनको यूज करने के लिए जो इनको जो खर्चा देना पड़ेगा, है ना, इन द प्रोडक्शन इज टर्म एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। जो भी हमने इन किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमने इन फैक्टर्स को जो पेमेंट करा है, जैसे लेबर को, मशीन का पेमेंट करा, किराए का पेमेंट करा, राइट, इन सभी को हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट मेनली डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। आप कितना प्रोडक्शन करोगे उस पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होगी। इसीलिए मैंने इस चैप्टर को इसके पहले वाला जो 6th चैप्टर है उससे लिंक करा, क्योंकि हमने वहां पर क्या देखा कि कितना प्रोडक्शन कैसे होगा, कितना लेबर कितना प्रोडक्शन, ठीक। तो प्रोडक्शन क्वांटिटी में कितना होगा ये हमने वाले चैप्टर में सीखा, और अब हम देखेंगे कि भैया उसकी कॉस्ट कितनी होगी, ठीक। तो कॉस्ट किस पर डिपेंड कर रही है, कितनी क्वांटिटी में आप प्रोडक्शन करते हो। जनरली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। सामान्य तौर से हम कहें कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन इंक्रीज करते जाएंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटी, उसकी कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, है ना। कॉस्ट फंक्शन, यहाँ पर कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। कॉस्ट फंक्शन में सबसे पहले आप देखेंगे ये फॉर्मूले को देखो, C मतलब कि कॉस्ट, है ना, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Q। Q मतलब क्वांटिटी, जितने यूनिट आपने प्रोडक्शन करा उतनी कॉस्ट होगी, है ना। अब ये काय में चलेगा, ये चलेगा आपका मनी में, वहां क्वांटिटी में चल रहा था, अब ये चलेगा पैसों में, कीमत के हिसाब से, है ना। तो कॉस्ट काय में चल रहा है, रुपीज या किसी में चलेगा, डॉलर, जिसमें भी, मतलब मनी में चलेगा, और वहां पर क्वांटिटी में चल रहा था, राइट। तो कॉस्ट किस पर डिपेंड कर रही है, क्वांटिटी पर, ठीक। कॉस्ट फंक्शन ऑफ द फर्म डिपेंड ऑन 2 फैक्टर, क्वांटम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, मतलब कि कितनी क्वांटिटी में आपने गुड्स बनाया, क्वांटिटी, एंड प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या क्या होगा, याद है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, राइट। इन सब को जो उनकी कीमत चाहिए, उन सब की कीमत और कितना प्रोड्यूस करा, क्वांटिटी, इस पर डिपेंड करेगा टोटल कॉस्ट। क्लियर। अब डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट, मतलब हमें कॉस्ट को समझने के लिए इन चीजों को समझना पड़ेगा। सेलिंग कॉस्ट बहुत सिंपल सी बात है, किसी प्रोड्यूस्ड कॉस्ट, गुड्स को या सर्विस को बेचने के लिए जो आपने खर्चे करे, बेचने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, सेलिंग कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब जितने में वो तैयार हुआ, राइट। दिस कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर डन बाय द प्रोड्यूसर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑन फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट। तो नॉन फैक्टर इनपुट क्या था, चैप्टर 6 में सबसे पहला पेज पढ़ के देख लेना, वहां पर फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट्स दोनों थे, ठीक है। अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीसरा आता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब, मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि मान लो ये बिल्डिंग अपनी है, राइट, अपनी है तो अपने को किराया देना पड़ रहा है किसी को नहीं, पर यदि मैं यहाँ पर ये बिजनेस नहीं करता, ये कोचिंग का बिजनेस नहीं करता, तो मुझे किराया मिलता, हाँ है ना, या मैं कहीं और करता तो मुझे किराया देना पड़ता। तो ये जो कि नहीं दिया,
जो कि इम्प्लिसिट को हिंदी में कहेंगे अस्पष्ट। इम्प्लिसिट का मतलब होगा अस्पष्ट, मतलब कि स्पष्ट तरीके से दिख नहीं रहा है पर ये कॉस्ट है। कहीं और रहता तो ये कॉस्ट मेरे को देनी पड़ती, हाँ या ना? मैं खुद पढ़ा रहा हूं पर मेरे पढ़ाने के बजाय मैं किसी और टीचर को रखता तो मुझे उसे सैलरी देनी पड़ती। ये भी क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। मैंने खुद ही मैं अकाउंटेंट बन गया हूं मेरे कोचिंग का, क्यों? क्योंकि मेरे को खुद को आता है। पर मैं यदि किसी और को अकाउंटेंट रखता तो उसको सैलरी देनी पड़ती। ये सारी सैलरी जो कि मैंने बचा ली खुद की लगाकर, खुद पढ़ाकर, खुद अकाउंटिंग करके, खुद की बिल्डिंग गए, तो ये सारी मैंने कॉस्ट बचा ली। हालांकि ये दिख नहीं रही है पर ये कॉस्ट है। कैसे कॉस्ट है सर? कैसे मान लें ये कॉस्ट है? देखो सिंपल सी बात को समझना है ना। कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो 3 चीजें जरूर ध्यान रखता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट जो हम देख रहे हैं, दूसरा इसके बाद में आएगा, इसके बाद एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है जो कि आप जानते हो जिस कॉस्ट को, मतलब लेबर को जो पेमेंट दिया, कच्चा मटेरियल खरीदा, है ना, जो कि पैसों के रूप में किसी और को आप पेमेंट करते हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सप्लिसिट। स्पष्ट दिख रहा है, मालूम है, लोन लिया तो ब्याज दिया, राइट, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और तीसरा यहां पर नहीं है नोट्स में, जो कि मैं बोलने वाला हूं, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। ध्यान से सुनो मैं जो बोलता रहा हूं वो, क्योंकि वो लिखा हुआ नहीं है नोट्स में। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब सर, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कि वो प्रॉफिट जिसको एक नॉर्मल बिजनेस प्रोड्यूसर क्या करना चाहता है? अर्न करना चाहता है। जैसे कि मान लो, देखो एक बिजनेसमैन, मान लो मैंने ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू करने के लिए 10 लाख रुपए लगाए, मान लो, मानने की बात कर रहा हूँ। वो 10 लाख रुपए में यदि बैंक में रखता तो उस पर मेरे को इंटरेस्ट मिलता कितना? मान लो 10% के हिसाब से 1 लाख, 1 लाख साल भर का मान लो, है ना। ये बिल्डिंग मेरी है फिलहाल, मान लो इसका 10,000 रुपए किराया यदि किसी और को देता तो 10,000 रुपए देता, मतलब मेरे को मिलता, है ना। पर क्योंकि मैं खुद ही इस बिल्डिंग में अपना बिजनेस चला रहा हूं तो मुझे किराया मिलेगा क्या? नहीं। ठीक, 10,000 रुपए महीने के हिसाब से 1,20,000 रुपए साल भर का, हाँ या ना। टीचर की सैलरी 10,000 रुपए महीने की बचाई, साल भर की 1,20,000, कितना कितना हो गया? 1 लाख ब्याज का, 1,20,000 किराए का, 1,20,000 टीचर का, 3,40,000, 3,40,000। ठीक, अकाउंटेंट की सैलरी 5,000 रुपए महीने के हिसाब से 60,000, हो 4 लाख, राइट। अब यहाँ पर बिजली, बिजली का खर्चा, हाँ या ना, बिजली का खर्चा भी तो होगा, साफ सफाई का खर्चा, पानी का खर्चा। मान लो कि 4 लाख तो हो ही चुके ना बेटा, 4.5 लाख। ठीक, 4.5 लाख रुपए यदि एक साल में मेरे को यहां से नहीं मिलते हैं तो मैं ये बिजनेस नहीं करना चाहिए मुझे। ये क्या है? मेरी कॉस्ट है। इस कॉस्ट में मैंने वो नॉर्मल प्रॉफिट को भी ऐड कर लिया, जो मैंने यहां पर पैसा इन्वेस्ट करा उसके ब्याज, उस ब्याज को भी मैंने क्या कर लिया? इस नॉर्मल प्रॉफिट को भी मैंने यहां पर इंक्लूड कर लिया कि भाई 4.5 लाख रुपए यदि मैं नहीं मिले मेरे को तो मुझे ये बिजनेस करने का कोई मतलब नहीं है। एक साल, समझ रहे हो? इस तरीके से व्यक्ति डिसीजन लेता है। अब 4.5 लाख से ऊपर सेल हो गई 5 लाख की, 5 लाख की इनकम हुई, तो जो 50,000 जो ज्यादा हुए 4.5 से ऊपर, 4,50,000 से जो ऊपर 50,000 आए, वो मेरा सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ठीक, अब ध्यान देना, हमने शॉर्ट पीरियड पढ़ा था, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, राइट। तो लॉन्ग शॉर्ट रन में ही ये सुपर प्रॉफिट अर्न होता है। जब आप मार्केट में एक नया बिजनेस लेके आते हो, ये आगे हम पढ़ेंगे, याद रखना है, एग्जांपल मैंने क्रिएट कर दिया था इसलिए बता रहा हूं, पर आगे नहीं बताऊंगा, आगे आएगा ये, इसलिए अभी समझ लो।
शॉर्ट रन में क्या होता है, जब आप एक नया बिजनेस लेके आते हो मार्केट में तो आप अकेले होते हो, इसलिए आपको सुपर प्रॉफिट होता है। पर जैसे जैसे लॉन्ग रन में समय गुजरता जाता है तो लोग आपके बिजनेस की कॉपी करते हैं और आपके कंपटीशन के रूप में उतर जाते हैं। तो मार्केट में आपका जो रेट होता है, सेलिंग रेट होता है आपके प्रोडक्ट की, वो क्या हो जाती है, कम होने लगती है। और आप या तो वो कम होने लगती है या आपके कस्टमर डिवाइड हो जाते हैं, दूसरे की ओर चले जाते हैं, क्योंकि उसने भी वही दुकान खोल ली, आया ना। तो आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट अब कहाँ जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट में आ जाता है। मतलब वो 4.5 लाख जो मैं बोल रहा था, उसमें नॉर्मल प्रॉफिट मेरा इंक्लूड है। यदि 4.5 लाख रुपए से का यदि साल भर में टर्नओवर नहीं होता है प्रॉफिट, तो वो बिजनेस मुझे बंद कर देना चाहिए, राइट। तो हर नॉर्मल बिजनेस कोई सा भी लॉन्ग रन में, याद रखना, नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करता है। सुपर प्रॉफिट का होता है शॉर्ट रन में। एमसीक्यूज है इसलिए मैंने बताया, प्योर एमसीक्यूज है। लॉन्ग रन में क्या कम अर्न करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट, और वो नॉर्मल प्रॉफिट आपकी कॉस्ट में इंक्लूड है। आप उसको कॉस्ट मानते हो, क्या मानते हो, कॉस्ट मानते हो, ठीक है। यहां पर मैंने 4 चीजें समझा दी बेटा। ये दोनों कॉस्ट समझा दी मैंने, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मैंने आपको दोनों को ये समझा दिया। आप बस रीड करके देखना बेटा, कर लोगे या करके बताऊं, पक्का। ये लिखा हुआ है देखो, प्रोड्यूसर ऑन लैंड, इंटरेस्ट ऑन प्रोड्यूसर ऑन कैपिटल, है ना। ये सब क्या हो गया, इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो कि उसको किसी और को देना नहीं पड़ रही, पर फिर भी वो उसको क्या मानता है, कॉस्ट मानता है, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है ना भाई, किराए से दे देगा, वो आ जाएगा, 10 लाख रुपए को बैंक में रख दूं, वहां से इंटरेस्ट आ जाएगा। मेहनत क्यों करेगा अगला व्यक्ति, यदि उससे भी कम आए तो वो बिजनेस करेगा क्या, नहीं करेगा। किराए से दे देगा, ब्याज पे पैसा रख देगा, ठीक। इकोनॉमिक कॉस्ट, इट इज द सम टोटल ऑफ बोथ, इन दोनों का टोटल है, ठीक। चलिए अब मेन टॉपिक यहां पर हमारा आता है फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि चैप्टर नंबर 6 में भी था, तो मैंने कहा था आगे समझ आएंगे, यहां पर समझेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, उसको समझने के लिए पहले वेरिएबल समझना पड़ेगा। बेटा ये इकोनॉमिक्स है, हिंदी नहीं है। हिंदी के पहले चैप्टर से पढ़ना चालू करा, पहली लाइन से, और कहानी समझ में आ गई कि राजा रानी मर गए, और इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है। ये ऐसा नहीं है, यहाँ सही तरीके से समझने के लिए ये क्रम मालूम होना जरूरी है, सीक्वेंस, कि पहले क्या पढ़ना है। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब सिंपल सा है भाई साहब, लेबर। हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा ना, 6 चैप्टर में 2 चीजें पढ़ी, लेबर और मशीन, 2 इनपुट लिए। ऐसे इनपुट जो आपकी प्रोडक्शन, जिस पर प्रोडक्शन डिपेंड करता है, मतलब प्रोडक्शन के साथ बदलते हैं, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे भाई आपको 10,000, मतलब हमारा वो वही वाला एग्जांपल लेते हैं हम, सेम लास्ट चैप्टर का, कि हमें 3,000 अगरबत्ती बनानी है, तो हमको क्या लगेगा, 3 लेबर लगेंगे। 4,000 प्रोडक्शन के लिए कितने लेबर लगेंगे, 4 लेबर लगेंगे। तो जितने लेबर उतना प्रोडक्शन, यदि लेबर 0 है तो प्रोडक्शन भी 0। तो ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ क्या होती है, डिपेंड करती है, मतलब प्रोडक्शन के साथ बढ़ती है, प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है। देखो, दिस इज द कॉस्ट इनकर्ड ऑन हायरिंग वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हायरिंग वेरिएबल प्रोडक्शन फैक्टर का मतलब क्या हुआ, लेबर। लेबर को हायर करना मतलब उसको किराए पर लेना, राइट। तो ऐसी कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन की क्वांटिटी के साथ बदलती है, जितना प्रोडक्शन करेंगे उतनी कॉस्ट। समझ में आ रही बात। हमें 4,000 का प्रोडक्शन करना है, 4,000 अगरबत्ती प्रोड्यूस करना है, तो 4 लेबर लगेंगे। 3,000 प्रोडक्शन करना है तो 3 लेबर लगेंगे, राइट। तो लेबर क्या लेगा, लेबर उसकी वेजेस लेगा ना,
तो वेजेस बदल जाएगी ना भाई। 3000 हमको, मान लो एक लेबर 200 रुपए ले रहा है दिन भर के, कितने ले रहा है? हमें 1000 का क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना, 1000 अगरबत्ती बनानी है, ठीक। तो दिन भर की लेबर की कॉस्ट कितनी हुई हमारी? 200 रुपए। पर हमको 2000 बनाने हैं, 2000 अगरबत्ती बनानी, क्वांटिटी बनानी है, तो 2 लेबर लगेंगे। तो टोटल लेबर को जो हमने दिया वेजेस के रूप में, टोटल वेजेस कितना हो गया? 3000 बनानी हो तो 3 लेबर 600, बढ़ते जा रहा है। प्रोडक्शन की क्वांटिटी के साथ में कॉस्ट भी क्या हो रही है? इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट किसको बोलते हैं साहब? फैक्ट्री का किराया। फैक्ट्री का किराया, तुम प्रोडक्शन करो या मत करो, 10,000 रुपए यदि किराया है तो किराया है। मैं नोट्स भी देता हूं आप लोगों को, पढ़ाते हुए नोट्स भी देता हूं। तो जो नोट्स को जो मैं प्रिंट करके दे रहा हूं वो वेरिएबल कॉस्ट है मेरे लिए। हर एक स्टूडेंट पर मुझे वो देना है। एक स्टूडेंट होगा तो एक ही के लिए प्रिंट करूंगा, 10 होंगे तो 10 के लिए प्रिंट करूंगा। पर ये हॉल का किराया क्या बदलता जाएगा स्टूडेंट के हिसाब से? भाई नहीं रहा, लॉकडाउन रहा तब भी तो किराया देना है। प्रोडक्शन हुआ क्या? पढ़ाया क्या? पढ़ाना मतलब प्रोडक्शन, यहां पर समझो। पढ़ाया क्या? नहीं, जीरो प्रोडक्शन, फिर भी वो 10,000 की कॉस्ट लगेगी। 10 स्टूडेंट है, 10 लोगों के लिए प्रिंट करूंगा नोट्स, 11 हुए, 11 के लिए प्रिंट करूंगा, 11वें के लिए जो प्रिंटिंग कॉस्ट आ रही है मेरे लिए वो क्या हो गई? वेरिएबल हो गई। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ बदल रही है। आप स्टूडेंट मेरे लिए प्रोडक्शन है मान लो, तो जितने स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं मतलब मेरी प्रोडक्शन यूनिट बढ़ती जा रही है, तो मेरे को उतना प्रिंट आउट भी निकालने पड़ेंगे, नोट्स निकालने पड़ेंगे। पर किराया देना है क्या कि 11वां व्यक्ति आ गया तो नीचे से मकान मालिक आके बोलेंगे एक और बच्चा बढ़ गया 200 रुपए और किराए में, ऐसा बोलेंगे क्या? ऐसा बोले तो बहुत अच्छा है, लॉकडाउन के समय में 1 रुपए भी नहीं किराया दूं क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हुआ। हाँ या ना? पर ऐसा होगा क्या? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट समझ में आई? प्रोडक्शन की क्वांटिटी के साथ जो बदलता जा रहा है वो वेरिएबल, और जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, जो कि फिक्स है माथे पे कि इतना तो देना पड़ेगा, वो क्या हो गया? फिक्स्ड। पानी आता है अपने बॉटल में, पानी आता है ना अपनी कोचिंग में, राइट? जितने स्टूडेंट उतना पानी लाना पड़ेगा ना। जैसे कल संडे था, कल एक भी बॉटल पानी की नहीं आई। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन 0 था कल। पर स्टूडेंट ज्यादा हो जाएंगे तो 1 बॉटल नहीं 2 बॉटल लगेगी, तो वो जो वाटर सप्लाई चार्जेस है मेरे लिए क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। जितने स्टूडेंट पढ़ेंगे उतना वो खर्चा लगेगा, पर किराया बढ़ेगा क्या? नहीं। बहुत क्लियर हो गया अच्छे से वेरिएबल और फिक्स्ड में। वेरिएबल को फिर से देखेंगे। भाई वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है जैसे जैसे हम यूनिट प्रोड्यूस करते जाएंगे वैसे वैसे ये कॉस्ट उस पर डिपेंड करेगी, ठीक। वेरिएबल कॉस्ट वेरीज डायरेक्टली विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ में? जो आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, जितनी यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसके साथ में इसका क्या है? डायरेक्ट रिलेशन। मेरे को नोट्स, जैसे आज स्टूडेंट बड़ा मान लो एडमिशन लिया तो मुझे उसको उसके लिए प्रिंट आउट बढ़ाने पड़ेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट है, राइट? These are also called prime cost, underline। क्या बोलेंगे? प्राइम कॉस्ट, मुख्य। स्पेशल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट। क्या क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट, स्पेशल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्यों बोल रहे? समझ में आ गया ना? वेजेस, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस के बाद में कॉमा है ना, फिर आ गया कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी। फैक्ट्री आपकी टी शर्ट बनाने की, आपने कपड़ा खरीदा, आप कपड़ा कितना खरीदोगे? जितना आप आउटपुट करना चाहते हो, जितनी टी शर्ट आप बनाना चाहते हो उतना आप कपड़ा खरीदोगे, रॉ मटेरियल खरीदोगे, हाँ या ना? फिर उतने लेबर रखने पड़ेंगे, वेजेस देना पड़ेगी। फिर फ्यूल, फ्यूल का मतलब यहां पर पावर से है,
यदि आपके यहाँ ऐसी मशीन है जो कहाँ से चल रही है, डीजल या पेट्रोल से चल रही है या कोयले से चल रही है, तो वो फ्यूल हो गया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, तो याद रखना मशीन को जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है उसे पावर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 3 फेस। इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में होती है 2 फेस, और पावर होता है 3 फेस, जो हिला के रख देता है, राइट, है ना भाई। मशीन को पावर की जरूरत होती है, तो पावर, क्लियर। ये सब क्या है, कितनी आप प्रोड्यूस करेंगे, कितना आप प्रोड्यूस करेंगे, आपकी टी शर्ट कितना प्रोड्यूस करोगे, क्वांटिटी उस पर डिपेंड करेंगे, इसलिए इनको डायरेक्ट बोला, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट इज डिफाइंड एज अ एक्सपेंडिचर incurred by a producer on the use of variable factor of production। variable factor of production को यूज करने में आप जो प्रोड्यूसर ने एक्सपेंडिचर करा, ठीक, इट इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब कोई प्रोडक्शन नहीं, कॉस्ट भी जीरो। जैसे कल मैंने बोला कि कल मान लो क्लास नहीं लगी थी, तो हमको पानी मंगवाना पड़ा क्या? नहीं, है ना। कल हमने फैक्ट्री बंद रखी, तो लेबर मंगवाएंगे क्या? नहीं, राइट। यूनिट ऑफ आउटपुट, ये देखो नीचे समझाया हुआ है कि जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है आपके वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसका ग्राफ देखो, इसके ग्राफ को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। नीचे आउटपुट मतलब नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, और तो भैया मेरे चेहरे पे मत देख, नोट्स पे देख। मेरे चेहरे पे देखने, मेरे चेहरे पे तो नहीं लिखा हुआ है, नोट्स पे ध्यान दो। इधर कॉस्ट वाई एक्सिस पर देखो बढ़ती जा रही है। ये जीरो से चालू क्यों हुई है? क्योंकि साहब लेबर जीरो तो कॉस्ट भी जीरो, इसलिए कहां से चालू हो रहा है? एकदम जीरो से, ओरिजिन से, ओ से, क्लियर। और देखो कैसे बढ़ते जा रहा है, और एक समय देखो ये 5वीं यूनिट पर एकदम से बढ़ा, दिख रहा है? 5वां आउटपुट देखो और एकदम से बढ़ा, क्यों? ऐसा हो सकता है कि लेबर ज्यादा मंगवाने पर आपको ज्यादा कॉस्ट भी लगे, है ना, वो देखेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चलो अब इसके पहले आ जाओ फिक्स्ड कॉस्ट पर। तो बेटा फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? देना ही पड़ेगा, चाहे प्रोडक्शन करो या ना करो, फिक्स है। इसका आउटपुट्स के साथ में कोई लेना देना है क्या? फिक्स्ड कॉस्ट is the sum total of expenditure incurred by producer on the purchase or hiring fixed factor। फिक्स्ड फैक्टर कैसे हो गए? बिल्डिंग या तो खरीदी या फिर किराए पे ली, राइट। उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है कि भैया 10,000 यूनिट बनेगी तो किराया बढ़ जाएगा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। These are also called supplementary cost। याद रखना इसको क्या बोलते हैं? सहायक। प्राइम कॉस्ट कौन सी थी? वेरिएबल, लगेगी ही लगेगी, प्रोडक्शन करना है तो, और प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशन। पर इसको हमने क्या बोला? सप्लीमेंट्री कॉस्ट। क्यों सर? ये जरूरी नहीं है, खुले आसमान के नीचे कर ले। कौन तेरे को बोल रहा है? ये जो मार्केट लगते हैं ना, हर जिले में हर एक दिन एक मार्केट डे होता है ना। अपने रविवार में लगता है, तो वो ठेले पे जो बेचते हैं उनके लिए कोई फिक्स कॉस्ट है क्या? है ही नहीं, उनकी तो वेरिएबल कॉस्ट है। समझ में आ रही बात? इसलिए इसको क्या बोला है? सप्लीमेंट। और इसको बोला है ओवरहेड कॉस्ट। क्या बोला है? ओवरहेड, माथे पे वजन, ओवरहेड। समझ में आ रही बात? क्यों वजन? क्योंकि प्रोडक्शन नहीं करोगे तब भी देना है, ओवरहेड। समझ में आई? इनडायरेक्ट कॉस्ट, किससे इनडायरेक्ट? आउटपुट प्रोड्यूस से इसका क्या रिलेशन है? इनडायरेक्ट, कोई रिलेशन मतलब है पर डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। कैसे? क्या, मेरे को एक बार बताओ, फिक्स कॉस्ट आउटपुट के साथ में बढ़ेगी? बढ़ेगी क्या? फैक्ट्री का किराया बढ़ जाएगा क्या? नहीं। याद रखना फिक्स कॉस्ट आउटपुट के साथ नहीं बदलती, ठीक। पर
लॉन्ग टाइम में, अभी हम ये किसकी बात कर रहे हैं, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग टाइम में ये बदलती है। जैसे मान लो अपने आज 100 बच्चे बैठने की जगह है, तो 100 बच्चे तक कोई टेंशन नहीं, पर 110 बच्चे हो गए तो शायद नई जगह लेना पड़ेगी और उसका किराया भी ज्यादा होगा, पर वो एक साथ जंप करता है कि अब 110 से सीधे 300 बच्चे बैठाने की जगह है, तो 300 बच्चे तक वो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आई। फिर 300 से ज्यादा बच्चा है तो फिर और जगह बड़ी लेना पड़ेगी, तो और किराया एकदम से बढ़ेगा, है ना। ऐसी स्टेप बनाता है, सीढ़ी कैसी होती है ना, सीढ़ी जैसा बढ़ता है ये। देखो इसको, इसका ग्राफ देखो, फिलहाल इसका ग्राफ आपको शॉर्ट पीरियड का बताया गया है, जहां पर ये क्या हो रहा है, बिल्कुल भी बदल नहीं रहा है। पर लॉन्ग पीरियड में कैसा बनेगा, ऐसा स्टेप स्टेप बन जाएगी, ऐसी सीढ़ी बन जाएगी, ठीक है। आपको सिर्फ इसी पे ध्यान देना है, वो एक्स्ट्रा नॉलेज है, नहीं समझ में आया तो ध्यान मत देना, और कंफ्यूजन हो रहा तो भूल ही जाना। फिलहाल तो आपको क्या ध्यान रखना है भाई, आउटपुट के साथ में ये नहीं बदलती, ये फिक्स है। ग्राफ समझ में आ गया क्या? कितनी भी यूनिट बना लो, 10,000 रुपए है तो 10,000 कॉस्ट है। क्या लिखा है इसको, टोटल फिक्स कॉस्ट। क्या लिखा है, दिख रहा है, कहां लिखा है, ये लाइन, स्ट्रेट लाइन जो दिख रही है ना, वो एक्स के पैरेलल जो दिख रही है, टीएफसी लिखा हुआ है, केएफसी नहीं बेटा, टीएफसी है ना, ये तो तुम बोलो केएफसी, ठीक। और वेरिएबल समझ में आया, ये भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। अब आता है भाई टोटल कॉस्ट, क्या रहा है साहब, टोटल। टोटल का मतलब हो गया दोनों को जोड़ दो, वेरिएबल और फिक्स को जोड़ दो, तो क्या कहलाएगा, टोटल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दिया जाए तो टोटल कॉस्ट, टीसी। अब ये टीसी मतलब वो ट्रेन वाले टीसी नहीं भाई, वो टिकट चेकर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। चलिए देखते हैं। टोटल कॉस्ट इज डिफाइंड एज एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब टोटल ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट गिवन लेवल। गिवन लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब, जैसे कि हम 10,000 टी शर्ट बना रहे हैं, तो 10,000 टी शर्ट बनाने की वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई, 200 रुपए के हिसाब से 2 लाख, है ना, 2 लाख प्लस फैक्ट्री का किराया 50,000, तो वेरिएबल कॉस्ट भी जोड़ दी और फैक्ट्री का किराया भी 1 महीने का हमने जोड़ दिया, तो टोटल कितना हो गया, 2,50,000। ये क्या कहलाएगी, टोटल कॉस्ट, ठीक है। पर कहां पर, गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, इतनी संख्या पर। मैंने बताया था ना अभी, फिक्स कॉस्ट को क्या बोला था, 100 बच्चे तक मेरे लिए कॉस्ट इतनी होगी, 100 बच्चे के बाद ये कॉस्ट बदल जाएगी, इसमें वेरिएबल भी बदलेगा और फिक्स भी बदल जाएगा, क्लियर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टीएफसी प्लस टीवीसी। अब ये टीवीसी टायर नहीं है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीवीएस, हाँ हाँ ऐसा घुमा दे, तेरा क्या भरोसा। चलो 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 चलो, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, वीडियो काफी बड़ा हो रहा है। आउटपुट कितना हो रहा है, जरा इसका शेड्यूल देखो, आउटपुट बढ़ता जा रहा है, फिक्स कॉस्ट बदल नहीं रही है, पर वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, और टोटल कॉस्ट भी बदलती जा रही है। एक बात बताऊं मैं, यहाँ पर आसानी से एक रिलेशन समझ में आ रहा है, क्या, टोटल कॉस्ट इंक्रीज क्यों हो रही है बताओ, वेरिएबल कॉस्ट के कारण इंक्रीज हो रही है। टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट का हिस्सा एक पक्का है, फिक्स, वो नहीं बदल रहा है। कौन बदल रहा है, वेरिएबल बदल रहा है, इसलिए टोटल कॉस्ट भी बदल रही है, हाँ या ना। ध्यान रखना, आगे काम आएगा। मैं इतना बोलूंगा कि याद करो, क्या, कि टोटल कॉस्ट क्यों बदलती है, तो बोलोगे वेरिएबल कॉस्ट बदलने के कारण बदलती है टोटल। हालांकि टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट का भी हिस्सा है, पर वो फिक्स है, वो बदल नहीं रहा है, क्लियर। आ जाओ ग्राफ, ये दिख रहा है ग्राफ, ये तीनों एक साथ आ गए। देखो फिक्स कॉस्ट फिक्स है, जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, वीसी कहां से चल, अच्छा एक सेकंड, टोटल कॉस्ट के ग्राफ पे, टोटल फिक्स कॉस्ट के ग्राफ पे आओ तो, फिक्स कॉस्ट के दिखा, ये यहां से क्यों चालू हुआ 10 से, ये 0 से क्यों नहीं चालू हुआ,
भाई जीरो प्रोडक्शन है तब भी 10,000 तो आपको किराया देना है, इसलिए यहां से चालू हो रहा है। क्लियर? अब आ जाओ वापस वही पर, तीनों वाला, तीनों समझना। फिक्स कॉस्ट फिक्स है, राइट? वेरिएबल जीरो से चालू हो रहा है, पर देखो टीसी कहां से चालू हो रहा है? जहां से फिक्स्ड चालू हो रहा है। क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट 10,000 तो होगी होगी चाहे प्रोडक्शन जीरो हो। क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट इंक्लूड है और वो भी फिक्स है। हाँ है ना? अब जैसे ही एक और का प्रोडक्शन किया जाएगा, एक यूनिट का प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी और वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी, पर फिक्स्ड वहीं रहेगी। हाँ या ना? एक यूनिट भी प्रोड्यूस करा तो देखो टोटल कॉस्ट वहां से उठना चालू हो गया। हाँ या ना? और वेरिएबल भी। ठीक? और ये कैसे चल रहा है? ये बिल्कुल वेरिएबल के पैरेलल चल रहा है। पैरेलल बोलते हैं ना इसको, समानांतरण, पटरी के जैसे, ट्रेन की पटरी के जैसे। क्यों सर? सीबीएसई में पूछा जाता है क्यों, ऐसा क्यों होता है? बेटे 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 बाद में डिस्कस, पहले मेरे समझ ले। ऐसा क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट में जो चेंजेस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? वेरिएबल के। जैसा वेरिएबल वैसा टोटल। हाँ है ना? और ध्यान देना, इन दोनों के बीच में जो दूरी है, जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? वो जो 10,000 का डिफरेंस है ना, वो 10,000 का डिफरेंस ऐसा ऐसा चल रहा है। समझ में आ रही बात? भाई वेरिएबल के अनुसार टोटल भी चलेगा, पर इन दोनों के बीच में दूरी क्यों आ गई? ये 10,000 की दूरी है, फिक्स की। क्लियर? इसको आप रीड करके देख लेना। अब हम देखेंगे एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट और इसके आगे का मतलब कल ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे अपन। ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आज के लिए बेटा इतना ही।